Beta, hello everyone. Today we will start with the chapter number 5 of cash flow statement. This is the chapter number 5 of third book, financial statement analysis वाली जो book है आपकी, analysis of financial statements वाली जो book है. This is chapter number 5. This is the chapter of cash flow statement. इस चैप्टर में बेटा हम कैश का फ्लो, कैश का आना, कैश का जाना, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे. तो अब पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो शो करती है कि हमारा कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ. नॉट ओनली कैश, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स. सिर्फ कैश नहीं, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है, यू नो डैट हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं 1 साल के लिए करते हैं. आपको पता है हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं 1 साल के लिए करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है. तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया, इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, और अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया. ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया. सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया. ये हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. जो बेटा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यूज़ किया जाता है. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज वाला. अब आपको अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. जो डायरेक्ट मेथड है दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. आपने जो मेथड यूज़ करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है. और 3 एक्टिविटीज़ के अंदर आपने कैश फ्लो निकालना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अंदर. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो इनडायरेक्ट मेथड से, तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी. वो इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, जो कंपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, वहाँ से कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कैसे है इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करके, इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करके. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ रिटन इन्फॉर्मेशन. नाउ वी विल लर्न अबाउट कैश. कैश का मतलब क्या है कि आपके हाथ में कितना कैश है और आपके बैंक अकाउंट में कितना कैश है. आपके बैंक अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. ठीक है, तो आपके हाथ में कितना कैश है और आपके बैंक अकाउंट में कितना कैश है, इसे बोलते हैं कैश. अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या है. कैश इक्विवेलेंट्स वो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 3 या 3 से कम महीनों के लिए. ठीक है, 3 मंथ्स या लेस देन 3 मंथ्स के लिए शॉर्ट टर्म. हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो हाईली लिक्विड है. हाईली लिक्विड मतलब फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और विदाउट एनी इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू. मतलब जब हम उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको बेचेंगे उस इन्वेस्टमेंट्स को, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. अगर 1 लाख की है तो 1 लाख अप्रॉक्स हमें मिल जाएगा, उसके नियर अबाउट मिल जाएगा, उसका बहुत कम हमें लॉस नहीं होगा. अब जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हमारे 3 से कम के लिए हम परचेज़ करते हैं, जो हमारी कैश इक्विवेलेंट में काउंट होती हैं. बेसिकली आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ में डिटेल में पढ़ा होगा. ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये आपकी क्या होती हैं, कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स. ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स में लिखते हैं. करंट इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, करंट एसेट्स के अंदर. तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं जो 3 महीने के अंदर रिडीम हो जाएंगे, जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये सब क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स. आपके पास जो चेक है, ठीक है, आपने अपने डाटा से चेक लिया, अभी वो आपने बैंक अकाउंट में नहीं डाला, तो और डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, ड्राफ्ट्स हैं आपके हाथ में जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या फिर बैंक के साथ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, 2 या 3 महीने के लिए डिपॉजिट्स. दीज ऑल आर कैश इक्विवेलेंट्स. तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है, कैश इक्विवेलेंट. दिस इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर. आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा,
आपका प्रोजेक्ट के लिए, वाइवा के लिए, एंड वाइवा जो आपका इसी चैप्टर में से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना है हमने। अब है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज होते हैं कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश का आना, कैश का जाना, बिजनेस में कैश का आना, बिजनेस से कैश का जाना। अब ये कुछ एक्टिविटीज़, अब देखिए कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन उनका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, आपके हाथ में पैसा है या आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। चाहे आपके हाथ में है कैश, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कैश है, दोनों एक ही चीज़ है। जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो या बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में ना तो आपका कैश इनफ्लो होगा, ना ही आपका कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है। जब आप कैश जमा करवा रहे हो बैंक में या बैंक से कैश निकाल रहे हो, ऐसे सिचुएशन में ना तो कैश इनफ्लो होगा और ना ही कैश आउटफ्लो होगा। दूसरी चीज़, अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट। अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो, तो इस टाइम भी आपका कैश का कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हमने 3 एक्टिविटीज़ पढ़नी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो आपका मेन एक्टिविटीज़ है, जो आपका मेन बिजनेस है, ठीक है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। मतलब वो एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, आपकी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन जिन एक्टिविटीज़ से आपके बिजनेस की मेन रेवेन्यू आ रहा है, जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो आपका मेन काम है बिजनेस का, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो कैश इक्विवेलेंट में आ जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचना, दीज ऑल आर योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करना, एक्वायर करना, डिस्पोज करना, इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स को बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में डिटेल में। कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है, फाइनेंसेस कहाँ से मिलते हैं, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे कंपनी के साइज़ और कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं। किसके साइज़ और किसके कॉम्पोजिशन में, शेयर कैपिटल और बोरिंग्स। मतलब हमने शेयर इशू किए, शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, इक्विटी शेयर्स बायबैक किए, डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स रिडीम किए, ठीक है, लोन लिया, लोन वापस किया, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक एक्टिविटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।